नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम किस्सा क्रिकेट में। दोस्तों, आज हम इस किस्सा क्रिकेट की में बात करेंगे भारतीय टीम की इंग्लैंड में पहले जीत और फिर उसकी हार पर। दोस्तों, हेडिंग्ले के टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम की जिस तरीके से पहली पारी में 78 रनों पर ऑल आउट हो गई और उसके बाद का जो मंजर था वो लगातार जो है भारतीय क्रिकेट टीम के बैक फुट पर जाने का था। हालांकि जब भारतीय क्रिकेट टीम जब अपनी दूसरी पारी खेल रही थी तब एक साझेदारी विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के बीच हुई तो थोड़ी सी उम्मीद जगी कि कहीं भारतीय क्रिकेट टीम फाइट बैक करे और अपनी दूसरी पारी में इतना रन जरूर बना ले जिससे कि पहली पारी का जो इंग्लैंड की जो लीड थी उसकी भी भरपाई करे और कुछ वो सेकंड इनिंग उन्हें खेलने के लिए कुछ ज़्यादा रनों का टारगेट दे सके। दोस्तों, हेडिंग्ले टेस्ट के तीसरे दिन शाम के वक्त जब एक तरह से भारतीय क्रिकेट टीम ने खेलना शुरू किया और जब उसके बाद जब स्कोर लाइन ये था कि वो 2 विकेट पर 210 या 15 रन भारतीय टीम बना चुकी थी और उसके बाद तमाम विश्लेषकों ने ये कहा हो सकता है भारतीय क्रिकेट टीम कलकत्ता में वो बीबीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की पाली को एक तरह से रिपीट कर जाए। हो सकता है कि उसी बीबीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की एडिलेड में खेली गई उस इनिंग को रिपीट कर जाए जो उसने 2003 में खेली थी। तो दोस्तों, हम बताते चलें कि भारतीय क्रिकेट टीम जो मौजूदा क्रिकेट टीम है विराट कोहली के नेतृत्व में कई सारे मील के पत्थर हासिल जरूर कर चुकी है। विराट कोहली बतौर कप्तान दुनिया के करीब चौथे सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच जीतने वाले क्रिकेट कप्तानों में शामिल हो गए हैं। भारतीय टीम देश में बल्कि विदेशों में भी कहीं कहीं क्रिकेट टेस्ट मैच जीत रही है। लेकिन दोस्तों, हमें ये कहना होगा कि अगर पिछले 10, 20, 30, 40 सालों में भारतीय क्रिकेट टीम ने और ख़ास करके विदेश में जो सबसे बड़ी जीत हासिल की थी वो अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में हुई सीरीज में हासिल की थी, जब उसने अंतिम सिडनी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को सिडनी टेस्ट में नहीं बल्कि पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके एक तरह से पूरी वो सीरीज जीत ली। जबकि उस भारतीय क्रिकेट टीम में बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी नहीं थे, शमी जैसा बॉलर नहीं था, विराट कोहली जैसा बल्लेबाज नहीं था और केवल 2 नए खिलाड़ियों की बदौलत शार्दुल ठाकुर और वो वेंकट सुंदरम जो तमिलनाडु के बदौलत उन दोनों ने बॉलिंग और बैटिंग और थोड़ी सी मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी की वजह से जो एक तरह से वो पूरा मैच पलट दिया और अंतिम दिन जो हमारे जो ऋषभ पंत की जो बल्लेबाजी हुई वह एक बेमिसाल जीत थी, वो एक तरह से अनहोनी के समान थी। लेकिन दोस्तों, यही भारतीय क्रिकेट टीम सब कुछ करने के बाद पिछले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में अपने कमज़ोर टीम न्यूजीलैंड से हार जाती है और यह भारतीय क्रिकेट टीम जहां एक तरफ बॉलिंग में मजबूत होती है तो बैटिंग कमज़ोर पड़ जाता है। कभी बैटिंग में जो है दुनिया की सबसे मजबूत होती थी टीम तो बॉलिंग हमारी कमज़ोर थी और हम दुनिया की नंबर 1 टीम और वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पा रहे थे। वह महेंद्र सिंह धोनी का दौर था जब महेंद्र सिंह धोनी खुद अपने खेल के बदौलत भारतीय टीम में वो किलर इंस्टिंक्ट, वो फिनिशिंग इंस्टिंक्ट जो बिल्कुल नदारत था उसकी एक तरह से पुनर्स्थापना कर चुके थे महेंद्र सिंह धोनी। और उसके बाद जो एग्रो गेस्चर देने में विराट कोहली ने जो एक तरह से भारतीयों के लिए एक अभूतपूर्व दौर लेकर के आया, जो दौर कभी नहीं देखा गया। भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर बिल्कुल सोबर, बिल्कुल जेंटलमैन और बिल्कुल जो है आसानी से हार मानने वाले जो हुआ करते थे, उस पूरी रिजीम को शुरुआत में बदलने का काम सौरव गांगुली ने किया। महेंद्र सिंह धोनी उसे कई और नए आयाम दिए और विराट कोहली ने तो अपने एग्रेसिव जेस्चर में तो न जाने वो दुनिया के सारे लोगों को पीछे छोड़ चुके हैं।
लेकिन हम इस भारतीय क्रिकेट टीम पर अगर पूरी ईमानदारी से विमर्श करें तो हमें लगता है कि अभी भी इस टीम में कई ऐसे एरियाज हैं जो हमारे वीक लिंक हैं, हमारी कमज़ोर कड़ी है। हमें कहना होगा कि आज भारतीय टीम भले अच्छा प्रदर्शन करती है, स्कोर लाइन बेहतर करती है, लेकिन अभी भी विदेशों में इसकी हार होती है। हम बताते चलें कि विराट कोहली ने कई सारे झंडे गाड़ने के बावजूद पिछली बार जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें केवल मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज, चौथे और पांचवें नंबर का बल्लेबाज सही से तय नहीं करने की वजह की रणनीति की गलती से वह सेमीफाइनल मैच हार गए। लगातार ऋषभ पंत जो एक तरह से लॉटरी थी वो भारतीय क्रिकेट टीम में उनका रखा जाना कि अगर वो चल गए तो बहुत बड़ा इनाम दे देंगे। जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने एक तरह से बल्लेबाजी के बदौलत पूरी उस सीरीज को जितवा दिया, और नहीं चले तो वो बिल्कुल एक तरह से फुर्र हो जाएंगे। और यही वजह थी कि वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत लगातार विफल हुए और हमारी क्रिकेट टीम के रणनीतिकारों ने सेमीफाइनल में भी उसी रणनीति पर कायम रहे। उन्होंने हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत पर विश्वास किया, जबकि मिडिल ऑर्डर में उनके पास जाधव जैसा, केदार जाधव जैसा एक बहुत परिपक्व खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन उसे टेल में भेजते थे 7वें नंबर पर, और जो टेल का बैट्समैन ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या था वो उसे चौथे और 5वें नंबर पर भेजते थे। और लगातार विफलता के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट ने, भारतीय क्रिकेट टीम के नेतृत्व ने इस सुधार को नहीं किया और विराट कोहली इतिहास बनाने के एक बहुत बड़े मौके से चूक गए और वो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए। फिर उसके बाद हम बात करें, न्यूजीलैंड में 2-0 से विराट कोहली की हार हुई। वह न्यूजीलैंड टीम जो कई सालों तक कमज़ोर रही, वह न्यूजीलैंड टीम जो भारतीय क्रिकेट टीम जब कमज़ोर भी हुआ करती थी तब भी उस टीम को उसके घर में हराया करती थी। आप पुराने आंकड़े देखें 70s के, तो भारतीय क्रिकेट टीम के विदेशों में जीत के आंकड़े ना के बराबर थे। एक अनहोनी जीत जो अभी ऑस्ट्रेलिया में मिली है, ऐसी ही जीत 1971 में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ करी थी और उसी साल एक इंग्लैंड में करी थी। अन्यथा जो विदेश में सीरीज जीतने का जो रिकॉर्ड था वो न्यूजीलैंड में ही था, जो नवाब पोर्टरी की कप्तानी में हुआ था। आज उस न्यूजीलैंड टीम से उसकी घरेलू श्रृंखला में भारतीय टीम लगातार हारती है, जबकि दुनिया की सबसे मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया को हराने का यह एक बहुत बड़ा कारनामा भी करती है। पिछली सीरीज में विराट कोहली 2-1 से जरूर जीते थे, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया टीम अधूरी थी, उसमें स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी नहीं थे, जबकि इस बार उनकी टीम पूरी थी लेकिन भारतीय टीम अधूरी थी। विराट कोहली और शमी जैसे खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन भारतीय टीम वह कारनामा की, जीत का कारनामा करके आई। लेकिन जब वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम पहुंचती है तो हम बेहद गौरवान्वित होते हैं। भारतीय टीम की रैंकिंग भी नंबर 1 होती है। हालांकि वह रैंकिंग फाइनल मैच जब न्यूजीलैंड से तय हुआ तब वो रैंकिंग बदल गई थी और न्यूजीलैंड नंबर 1 टीम हो गया था, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि उस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी वनडे वर्ल्ड कप की तरह विराट कोहली की टीम हार जाएगी। दोस्तों, अगर हम इस पूरे हार और जीत पर अगर हम विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि यह भारतीय क्रिकेट टीम जरूर काफ़ी तरीके से अच्छे हो रही है, कई मायनों में अच्छी हो रही है। टीम में विनर प्लेयर आ रहे हैं जो रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं खेलते, जो पर्सनल रिकॉर्ड को तवज्जो नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद हमें एक प्लेइंग 11 के तर्ज पर यह सोचना होगा कि हमारी कौन सी कमज़ोर कड़ी है। और जब उस कमज़ोर कड़ी पर सरसरी नज़र डालते हैं तो हम यह पाते हैं कि भारत की बल्लेबाजी अभी मजबूत नहीं है, मिडिल ऑर्डर इसका बेहद कमज़ोर है। हम याद करते हैं उन 5 पांडवों की, भारतीय बल्लेबाजी के 5 पांडवों की, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, बीबीएस लक्ष्मण, लेफ्ट हैंड का सुपर जीनियस सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, एशियन डॉन ब्रैडमैन, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, मोहम्मद कैफ, ये 6-7 प्लेयर ये भारतीय क्रिकेट टीम के, भारतीय बल्लेबाजी के वो ग्रेट्स थे जिन्होंने भारत की बल्लेबाजी को दुनिया का नंबर 1 बनाया।
लेकिन इसके बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम ज़्यादा नहीं जीत पाती थी, विदेशों में नहीं जीत पाती थी, और ये माना जाता था कि भारत की तेज बॉलिंग का जो एरिया है वो लगातार कमज़ोर है। और हमने उस तेज बॉलिंग के एरिया पर पिछले 3 दशकों में 4 दशकों में लगातार काम किया, और हमारे पास कभी भी 1 या 2 से ज़्यादा बेहतर अंतर्राष्ट्रीय तेज गेंदबाज नहीं हो पाते थे। और हम परंपरागत रूप से उन्हीं स्पिनर चौकड़ी पर जो पहले निर्भर करते थे, बेदी, प्रसन्ना, राघवन और चंद्रशेखर, फिर उसके बाद दौर आया जो है यादव का, फिर उसके बाद जो है दौर आया दिलीप दोषी का, फिर उसके बाद जो दौर आया वेंकटपति राजू का, और इधर के दिनों में 90 के दशक के बाद अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की ये जोड़ी भारत को चाहे देश में हो या एक आध विदेश में हो जितवाने का मुख्य भार अपने कंधों पर उठाती आई। और हमारे पास तेज बॉलर में कभी भी एक बॉलर से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का बॉलर नहीं हुआ। कभी कपिल देव हुए, कभी श्रीनाथ हुए, कभी जहीर खान हुए, और इधर जो है ईशांत शर्मा हुए। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास 4, 5, 6 पेस बैट एक तरह से बैटरी बन चुकी है। लेकिन हमें ये कहना भूल होगी कि हमारे ये चारों पांचों गेंदबाज वर्ल्ड के सुपर क्लास के हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते। ये चारों पांचों गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट स्तर के अच्छे गेंदबाज जरूर हैं, लेकिन इसमें वर्ल्ड का सुपर गेंदबाज जिसकी पर टेस्ट विकेटों की तादाद 4 से ज़्यादा है, वैसा बॉलर हमारे पास केवल अभी एक जसप्रीत बुमराह है। नहीं तो मोहम्मद शमी बहुत अच्छे बॉलर हैं, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, ये सब अच्छे बॉलर हैं। ईशांत शर्मा को तो लगातार मौके काफ़ी मिले, उनके भी 3 विकेट पर टेस्ट से ज़्यादा का औसत नहीं है। तो हम ये एक तरह से ना माने कि हमारे पास 4-5 बॉलर जो है बिल्कुल किलर बॉलर हैं, वर्ल्ड क्लास के बॉलर हैं। हमारे पास 4-5 बॉलर जरूर हैं जो टेस्ट खेल सकते हैं, लेकिन उनका एक तरह से जो क्वालिटी है वो वकार, वसीम और इमरान की तरह नहीं है। उनकी जो क्वालिटी है वो गिलेस्पी और मैकग्रा की तरह नहीं है। उनकी क्वालिटी वेस्ट इंडियन ग्रेट फास्ट बॉलर्स होल्डिंग, मार्शल, क्राफ्ट और गार्नर वाली नहीं है। लेकिन पहले से स्थिति तेज गेंदबाजी के मामले में काफ़ी बेहतर हुई है, और जसप्रीत बुमराह दुनिया के बहुत अच्छे गेंदबाजों में से एक जरूर हैं। लेकिन दोस्तों, भारत की बल्लेबाजी की बात करें तो विराट कोहली को छोड़ करके अभी हमारे पास विश्व स्तर का क्लास 1 बल्लेबाज जो हमारी परंपरा में बहुतायत में होते थे, सचिन, सौरव, सहवाग, लक्ष्मण और गांगुली के रूप में, द्रविड़ के रूप में, दोस्तों आज उस कैलिबर के बल्लेबाज हमारे पास नहीं हैं। अभी हम जो ये टेस्ट मैचेस जो हारे हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड में हारे हों या भी इंग्लैंड में हारे हों या साउथ अफ्रीका में हम बराबर हारते हैं, तो उसकी वजह यह है कि हमारी गेंदबाजी बेहतर जरूर है, हमारी फील्डिंग बेहतर जरूर है, लेकिन हमारी बल्लेबाजी में वीक लिंक कायम है। दोस्तों, ये बताना पड़ेगा कि जब भारतीय बल्लेबाजी के वीक लिंक की बात आती है तो अभी हमारे ओपनर सेटल नहीं हो रहे थे। कभी मुरली विजय और धवन बहुत दिन तक अच्छी ओपनिंग करते रहे, लेकिन जब ये विफल हुए तो उसके बाद जो है जिन खिलाड़ियों को मौका दिया गया वो लगातार स्थायित्व तो नहीं बना पाए। केएल राहुल को काफ़ी मौके दिए गए लेकिन वो विफल हुए। फिर उसके बाद सुमन गिल, पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल को मौका मिला, लेकिन वो एक आध मैच में अच्छा खेले और अपने आप को स्थायित्व तो नहीं कर पाए। लेकिन अभी रोहित शर्मा जो एक बहुत बड़ा बल्लेबाजी का नाम है, लेकिन दुर्भाग्य से वो टेस्ट स्तर में बिल्कुल सफल नहीं हो पाए, जिनका मुकाम कभी भी स्टेबल नहीं रहा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद से रोहित शर्मा जब बतौर ओपनिंग बल्लेबाजी का उनको मौका मिला तो अपने आप को वो सेटल करते अब नजर आ रहे हैं। और अभी केएल राहुल को जो इंग्लैंड में मौका मिला तो रोहित शर्मा और राहुल ये दोनों मिलकर के लगता है कि ओपनिंग के मामले में अब भारतीय क्रिकेट टीम को विदेशों में खेलने में थोड़ा सा भरोसा देने में कामयाब हुए हैं। लेकिन जब मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वो विराट कोहली जो पिछले 1 दशक से भारतीय बल्लेबाजी का सबसे मेन स्टे रहा, जिसने बड़े मौके पर बड़े हीरोइक्स और हिम्मत वाली इनिंग खेली, जो विदेश हो या क्या देश हो लगातार अच्छी पालियां खेलता रहा, जिसे कोई साथ देने वाला बल्लेबाज नहीं मिलता था,
वो अजिंक्य रहाणे जो अपने शुरुआती दौर में दूसरी पीढ़ी के सबसे बेहतर भारतीय बल्लेबाज हुए, जिनका विदेशों में प्रदर्शन सबसे अच्छा था। पिछले 5 सालों में उनकी बल्लेबाजी में लगातार गिरावट आई है, लेकिन फिर भी उनको मौके पर मौके दिए गए। वो वाइस कैप्टन भी बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में जो ऐतिहासिक सीरीज हमने अभी जीती, उसमें उन्होंने एक जरूर शतकीय पारी खेल करके और अपनी बतौर कप्तान भी एक तरह से बहुत बड़ी ख्याति अर्जित की। अन्यथा उनके लगातार के प्रदर्शनों पर नज़र डाली जाए तो बल्लेबाजी में जितना उनका खराब प्रदर्शन अजिंक्य रहाणे का रहा है, उतना खराब प्रदर्शन किसी भी बल्लेबाज का नहीं रहा है। अभी हम हार्दिक पांड्या को मिडिल ऑर्डर में बुलाते थे। ऋषभ पंत के बारे में मैंने कहा कि वो लॉटरी की तरह है, चल गए तो बहुत बड़ा इनाम देंगे, नहीं तो उन पे आप लगातार आमदनी का भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय बल्लेबाजी एक वीक लिंक बनी हुई है। पुजारा जो कहीं न कहीं राहुल द्रविड़ शैली के नंबर 3 के बेहद विश्वसनीय और भरोसेमंद बल्लेबाज थे, उनकी बल्लेबाजी में भी इधर काफ़ी गिरावट आ रही थी। लेकिन शुक्र है कि अभी हेडिंगले के टेस्ट में उन्होंने जो एक तरह से अच्छी बल्लेबाजी की और वो 91 रन बना करके आउट हो गए। तो दोस्तों, हमें कहना होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है। हमें ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट टीम हर तरीके से बिल्कुल परफेक्ट नंबर 1 और इन ऑल रेस्पेक्ट जो है बिल्कुल सही टीम बन चुकी है। कई बार भारतीय टीम में मैनेजमेंट जो है बिल्कुल बेहद रणनीतिक गलतियां करता है। कई बार वो उन खिलाड़ियों को लगातार खिलाया जाता है जो खिलाड़ी गलत प्रदर्शन करते हैं, खराब प्रदर्शन करते हैं और पूरे टीम के हित को बिगाड़ डालते हैं। जब हमने ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नए न्यू कमर बड़े खिलाड़ियों के चोट की वजह से हमने शार्दुल ठाकुर को, वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया, मोहम्मद सिराज को मौका दिया, हमने टी नटराजन को मौका दिया, तो उन्होंने डिलीवर किया और भारतीय टीम को न केवल उन्होंने बेहतर प्रदर्शन दिया बल्कि जीतने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो हम क्यों लगातार रहाणे, पुजारा और पंत को मौके दे दे करके हम अपने एडवांटेज को, हमने जो इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा एडवांटेज लिया कि पहले क्रिकेट टेस्ट में भी हम जीत सकते थे अगर अंतिम दिन बारिश नहीं होती, दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच हमने उनके जबड़े से छीना और तीसरे टेस्ट में ज़्यादा उत्साह में आकर हमने टॉस जीतने के बाद जो बल्लेबाजी का फैसला लिया, उसके बाद भी टीम संभल सकती थी। लेकिन बल्लेबाजों में वो धैर्य नहीं है, बल्लेबाजों में वो क्लास नहीं है, वो कैलिबर नहीं है और दुर्भाग्य से कप्तान विराट कोहली भी लगातार अभी खराब फॉर्म में जूझ रहे हैं, खराब फॉर्म में चल रहे हैं। रोहित शर्मा की धैर्ययुक्त बल्लेबाजी वो एक बड़ा अच्छा साइन है। केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी पहले और दूसरे टेस्ट में की, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं वो कैरीड ओवर हो गए, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा खुशफहमी में आ गए और उस तरीके का उन्होंने प्रतिरोध और टीम क्रीज पर जमने का जज्बा नहीं दिखा पाए। बाकी रहाणे से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती। पुजारा और रहाणे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। जब टीम जो है दबाव में आती है तो ये उसका कड़ा प्रतिकार नहीं कर पाते। और क्या वजह है? आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैंने करीब 40-45 सालों के अपने क्रिकेट के देखने के दरमियान, क्रिकेट को वॉच करने के दरमियान मैंने कभी नहीं देखा कि कोई एक बॉलर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इतने लंबे समय तक लगातार हवा बना रहा हो, खौफ बना रहा हो। और वह खिलाड़ी हमें नज़र आता है एंडरसन का, जो भारतीयों के खिलाफ, क्या देश हो या क्या उनके अपने मैदान में हो, लगातार हावी रहते हैं और उन्होंने सैकड़ों विकेट, कम से कम 60-70 से ऊपर विकेट वो भारत के खिलाफ ले चुके हैं और हर टेस्ट मैच में हर बल्लेबाज को गारंटी के साथ वो एक तरह से परेशान करते हैं। और भारतीय बल्लेबाज उनके बॉलिंग की कोई काट नहीं निकाल पाते। और जब इन बल्लेबाजों की जब मैं ये दुर्दशा देखता हूं तो मुझे लगता है कि काश वो सचिन, सहवाग, सौरव, द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली और धोनी का दौर था कि जो इस गेंदबाज के हौवे को समाप्त कर सकते थे। कहीं ना कहीं टीम का कॉम्बिनेशन और उनकी मानसिक स्ट्रेंथ में कमी भारतीय क्रिकेट टीम को उस तरीके से मजबूती से उनका योगदान नहीं ले पाई। अन्यथा जो बैटिंग स्किल था
उनका लाजवाब था और ये एंडरसन का हवा आज वो समाप्त कर सकते थे। मैं इस मौके पर याद करता हूं महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी दुनिया का वाहिद खिलाड़ी, भारत के तो वो पहले खिलाड़ी और दुनिया के वाहिद खिलाड़ी थे जिनसे अच्छा किसी ने फिनिशिंग नहीं की। ये ठीक है कि अंतिम दौर में उनकी चमक फीकी पड़ गई थी। महेंद्र सिंह धोनी वाहिद खिलाड़ी थे जो अपने विल के मुताबिक खूब तेज और अपने विल के मुताबिक खूब धीमी बल्लेबाजी भी कर सकते थे। महेंद्र सिंह धोनी जितने छक्के चौके लगाने को लेकर के चर्चित हुए, भारत में कोई खिलाड़ी उतना चर्चित नहीं हुआ। जब वो लंबे बाल रखते थे और वो जब छक्के मारते थे तो सहवाग और युवराज जैसे खिलाड़ी भी अपने आप को कहीं ना कहीं उनके सामने हीन समझते थे। तो वो महेंद्र सिंह धोनी बाद में दिखाया कि विकेट पर टिक कर जमकर खेलने की भी जो उनकी क्वालिटी है, वो क्वालिटी द्रविड़ और महेंद्र अमरनाथ और सुनील गावस्कर जैसे प्लेयरों से भी ज़्यादा है। अगर महेंद्र सिंह धोनी यह ठान लेते कि मुझे आउट नहीं होना है, तो यह ठानने का जज्बा किसी खिलाड़ी में नहीं था। मैंने तो राहुल द्रविड़ को भी अपनी विकेट को बचाने में संघर्ष करते देखा है, जिनकी टेक्निक और टेम्परामेंट बड़ी अच्छी मानी जाती है, और उनको मैंने आउट होते देखा है जहां भारत को रुक करके खेलने की ज़रूरत थी। लेकिन मैंने महेंद्र सिंह धोनी को देखा है कि ही वॉज एग्रेसिव प्लेयर एट हिज विल एंड ही वॉज ए डिफेंसिव प्लेयर एट हिज विल। तो यदि जब भी भारत को ये मौके आए हैं कि टीम को ड्रॉ कराना है, तो हमारे खिलाड़ी नहीं कर पाते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी में वो क्षमता थी। तो दोस्तों, आज विराट के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम का सर्ज जरूर हो रहा है, बेंच स्ट्रेंथ जरूर बढ़ रहा है, ओपनिंग के कई ऑप्शन हैं, तेज गेंदबाजी के बहुत ऑप्शन हैं, लेकिन प्लेइंग 11 के मामले में टीम में चूक हो जा रही है और वो कथित सीनियर प्लेयर बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं दिखते हैं और हम कहीं ना कहीं एक टेस्ट जीतकर तुरंत जो है खुशफहमी के शिकार हो जा रहे हैं और हम अपने बुनियादी कमियों का एक तरह से निदान नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं बैटिंग हमारी कमज़ोर कड़ी है और ऐसे में सवाल ये उठता है, जिसे मैंने एक ट्विटर पर देखा और मैंने उससे तुरंत कहा कि इस आदमी ने बहुत ही अच्छी टीम चुनी है, और वह टीम चुना है उन्होंने केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपनिंग। पुजारा चूंकि फॉर्म में आ गए तो तीसरे नंबर पर, विराट कोहली तो बहुत ज़्यादा विफल अभी नहीं हुए हैं तो चौथे नंबर पर और वो कप्तान भी हैं। पाँचवें नंबर पर उन्होंने तवज्जो दी है एक नया खिलाड़ी जो सूर्य कुमार यादव आया है, जिससे कि काफ़ी लोगों को उम्मीद और भरोसा है। और छठे नंबर पर हनुमा विहारी, जिनमें कि टेस्ट टेम्परामेंट है, और केएल राहुल को उन्होंने विकेट कीपर